नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार हाई गोल्स करियर पॉइंट में। कैसे हैं सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने जो आने वाला पीटी एग्ज़ाम है उसको लेके फोकस्ड होंगे। जैसा कि आप सभी को अवगत है, 13 सितंबर 2025 को बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम प्रस्तावित है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कि आपकी रिवीजन सीरीज। इस रिवीजन सीरीज के तहत आगामी जो 1 महीना बचा हुआ है उसमें करंट अफेयर्स और जो और भी जो टॉपिक हैं उनको हम कराएंगे। तो इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। एक केवीसी नैनो जिसमें मैंने बिहार स्पेशल के 160 फैक्ट कराए थे, उसी के साथ में एजुटेरिया करंट अफेयर्स को लेकर अभी हम चल रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो में एजुटेरिया करंट अफेयर्स पर अपलोड कर चुका हूँ, इसको आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मैंने 100 फैक्ट कराए हैं जो एडिटोरिया करंट अफेयर्स में जो है सीधे उसमें दिए हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण कराऊंगा। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आपके बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ। ये एग्ज़ाम टोटली फैक्चुअल एग्ज़ाम है, फैक्ट है, तथ्य है। अगर आपको रटे हुए हैं, अगर आपने याद किए हैं तो ही आप उनको लगा पाएंगे, सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। यहाँ समझने की कोई गुंजाइश नहीं है, केवल याद करना है, केवल याद करना है और केवल याद करना है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है मित्रों। तो जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो आपने देखी होगी, उसको बार बार रिवीजन करना, ध्यान देना, ठीक है। उसकी मैं लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। चलिए इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ कुछ हाईलाइटेड कर रखे हैं क्योंकि बजट हो गया या आर्थिक सर्वेक्षण हो, ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है। इनमें बहुत सारा आंकड़ा होता है, डेटा होता है, तो वो सब महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, मैं उसी को आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जो बजट 2025-26 है इसको प्रस्तुत कौन करता है? तो भारत का जो वित्त मंत्री होता है वो इसको प्रस्तुत करता है। तो वर्तमान में जो भारत के वित्त मंत्री हैं वो कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो उन्होंने 2025-26 का जो बजट है वो प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1 फरवरी 2025 को, ठीक है। कब प्रस्तुत किया था? डेट आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डेट भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिए कब है। 1 फरवरी 2025 को उन्होंने इसको पेश किया, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? यानी कि जो बजट था 25-26, इसकी थीम क्या थी? तो सबका विकास, ठीक है। थीम पर भी दोस्तों प्रश्न आ जाता है, थीम पर भी दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, तो थीम आप ध्यान रखिएगा क्या थीम है? सबका विकास, ठीक है। आगे बात करते हैं विकसित भारत के लिए, क्योंकि देखो इसका जो सबका विकास है यानी कि जो बजट है उसमें अगर हम बात करें तो विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो कभी प्रश्न आ जाए अगर कभी कुछ में ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन विकसित भारत के 6 व्यापक सिद्धांतों में से नहीं है, तो आप वो भूलें ना, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो पहला जो क्या है सिद्धांत? पहला है गरीबी से मुक्ति। दूसरा है आपका 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। और तीसरा क्या है? बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, ठीक है दोस्तों। चौथा क्या है? 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। पांचवा जो सिद्धांत है विकसित भारत के लिए वो क्या है? आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। और छठे की अगर बात करें तो हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो बजट है उसमें विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताए। अगर हम बात करें इस बजट का उद्देश्य क्या है, यानी कि इस बजट का उद्देश्य, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें 6 क्षेत्रों में सुधार की बात कही गई है। यानी कि ये जो बजट है इसमें 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार की बात कही है। कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं वो? कराधान है पहला, दूसरा विद्युत क्षेत्र है, तीसरा आपका शहरी विकास है, चौथा आपका खनन है, पांचवा आपका वित्तीय क्षेत्र है, छठा आपका विनियामक सुधार है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो है हो गया। अगर हम बात करें इस बजट की, जो 25-26 का जो बजट है, तो ये कुल बजट कितना है, यानी कुल कितने पैसे का बजट है, कुल टोटल ये बजट जो है इसका कितनी वैल्यू है। तो बच्चों ये ध्यान रखना होगा दोस्तों, ये जो आपको आंकड़ा है ये आपको रटना है, घोर के पीना है। ध्यान रखिएगा क्या है? तो 50,65,345 करोड़ का ये कुल बजट है। कितने का है?
50,65,345 करोड़, 50.65 लाख करोड़। ठीक है, कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना है, यही यानी कि कुल कितना हम प्राप्त करेंगे, कुल हम कितना प्राप्त करेंगे। बजट आप हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, यानी कि आय व्यय, यानी कि हम एक साल में कितना आय, हम कितना कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे। ठीक है, तो वो कमाने की बात कर रहा है कि हम कितनी आमदनी इकट्ठी करेंगे, कितना पैसा इकट्ठा करेंगे, तो कितना करेंगे 50,65,345 करोड़। ठीक है, जिसमें जिसमें जो है राजस्व प्राप्तियां कितनी होंगी, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी होंगी। तो ये भी आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है भैया। कौन सा, राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां बेसिकली कितनी होंगी, 34,20,409 करोड़। राजस्व प्राप्तियां पुनः बता रहा हूँ मैं, 34,20,409 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां पूछे तो पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं वो 16,44,936 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, 16,44,936 करोड़। ये दोनों आंकड़े, मैं यहाँ जो आंकड़े आपको बताऊंगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंस देंगे आपको, ये आंकड़ा एकदम रट जाना है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, राजस्व जो प्राप्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं पूंजीगत प्राप्तियों की अपेक्षा। ऐसे ही सेम राजस्व खर्च भी ज़्यादा होता है पूंजीगत खर्च की अपेक्षा। ठीक है, अब राजस्व खर्च क्या है, पूंजीगत खर्च क्या है, इकोनॉमिक्स की जो क्लास होगी उसमें कभी बताऊंगा, अभी आप केवल आप याद कीजिए, रटिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अब इसमें राजस्व खर्च की बात करें, ये तो हमने प्राप्तियों की बात कर ली कि हम कितना पैसा इकट्ठा करेंगे या कितना पैसा हम जो है कमाएंगे। अब खर्च की बात कर लेते हैं, तो राजस्व खर्च हमारा कितना होने वाला है, तो वो बेसिकली होने वाला है 39,44,255 करोड़। कितना, 39,44,255 करोड़। ये क्या होगा आपका, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा भैया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूंजीगत खर्च की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये कितना होने वाला है, तो ये बेसिकली 11,21,090 करोड़। कितना भैया, 11,21,090 करोड़। चलिए आगे बात करें। अब देखो यहाँ घाटे की बात है, यानी घाटा हमारा कितना होने वाला है। भाई ये आंकड़ा आपको एकदम रट जाना है। घाटा तो आपको पता है दो तरह के घाटे होते हैं, राजकोषीय घाटा, एक होता है राजस्व घाटा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा अगर हम बात करें तो 24-25 में हमारा कितना जो है रहा था और 25-26 में कितना रहने का अनुमान है। ये दोनों आंकड़े आपको याद करने हैं, दोनों आंकड़े आपको याद करने हैं। तो राजकोषीय घाटा का 24-25 की बात करें तो ये जीडीपी का कितना था, 4.8%। कितना था भैया, 4.8% जीडीपी का। ठीक है, अगर हम इसे वैसे हम देखें कुल तो कितना होगा, 15,69,527 करोड़। कितना, 15,69,527 करोड़। ठीक है, अगर हम 2025-26 का बजट अनुमान देखें, यानी राजकोषीय घाटा 25-26 में कितना होने वाला है, तो 4.4%, 4.44%, ये किसका, जीडीपी का। ठीक है, तो भाई ये आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा 24-25 में 4.8, 25-26 में कितना अनुमान किया गया है, 4.4 का। ठीक है, अगर राजस्व घाटे की बात करें तो राजस्व घाटा आपका जीडीपी का कितना रहा 24-25 में, 1.9%। कितना, 1.9%। ठीक है, और 25-26 में कितना अनुमान है, 1.5%, यानी 1.5%, 1.5%। ठीक है, ये आपका 25-26 में होने का अनुमान है। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा एक और आप देख लो, 1% जो है 24-25 में, और 25-26 में आपका 0.3%। ठीक है, प्राथमिक घाटा जीडीपी का देखें तो 24-25 में कितना रहा है आपका, 1.3%, और 25-26 में जो है 0.8%। तो ये आपका इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा ये भैया एकदम रट जाना है। ठीक है, एकदम रट जाना है। अब देखिए जो बजट है आपका 25-26, इसमें पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है, यानी कि हम कमाते किन किन क्षेत्रों से हैं और खर्च हम कहाँ करते हैं, ये भी आपको रट जाना है भैया, एकदम रट जाना है। ठीक है, तो देखो रुपया यानी कि कहाँ से आता है, इसको देख लेते हैं, यानी कि हम पैसा कहाँ से कमाते हैं। तो उधार और अन्य देयताएं, यानी कि उधार से, और दूसरी जो चीज़ें होती है वहाँ से हम कितना पैसा इकट्ठा करते हैं, 24%, यानी टोटल पैसे का 24% जो पैसा है वो उधार और अन्य देयताओं से आता है। ठीक है भैया, आयकर की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, यानी कि दूसरा जो पैसा जो आता है, जो सोर्स है वो है आपका आयकर। यहाँ से कितना आता है, 22%। कितना आता है, 22%। और जीएसटी से आपका कितना है, 18%। जीएसटी कितना, 18%।
निगम कर से आपका कितना है 17%, कितना है 17%, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा रुपया कहाँ से था, उसमें पहला नंबर किसका है, पहला नंबर आपका उधार और अन्य देयताओं का है। दूसरे की बात करें तो आयकर यानी कि इनकम टैक्स का है, ठीक है। माल एवं जीएसटी का, जीएसटी का है तीसरा, और चौथा निगम कर का है। आंकड़ा देख लो, उधार एवं अन्य देयताओं से कितना है 24% है भैया, इनकम टैक्स से 22% है, जीएसटी से 18% है, निगम कर से 17% है। ये आपको चारों आंकड़ा याद करने हैं, ठीक है भैया, याद करनी है। अब बात करते हैं रुपया कहाँ जाता है, यानी कि हम खर्च कहाँ करते हैं, किन किन क्षेत्रों में खर्च होता है, ठीक है। तो वो भी आपको याद करना है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना है 22% है, ब्याज अदायगी में कितना है 20% है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं इसमें कितना है 16% है, ठीक है। और रक्षा में कितने 8% है, कितने 8% है। तो अगर कभी प्रश्न आए कि केंद्र सरकार का सबसे अधिक पैसा कहाँ खर्च होता है, तो करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के रूप में, ठीक है। दूसरा नंबर पर जो पैसा खर्च होता है सरकार का, केंद्र सरकार का, वो कहाँ होता है ब्याज अदायगी में यानी कि इंटरेस्ट पे में, ठीक है। तीसरा जो है वो केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं होती हैं सरकार की उसमें खर्च करती है। और चौथा जो बड़ा क्षेत्र है वो रक्षा का क्षेत्र, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स एजुटेरिया की बीपीएससी पीटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपकी और भी जो बिहार के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये रामबाण होने वाली क्लास है, आपको बार बार रिवीजन करना है, 2 से 3 बार आपको वीडियो देखना है, आपको एक बार कंटेस्ट हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ जी। जो करंट अफेयर्स है उसका धुआं मचा दोगे आप, ठीक है भैया, एकदम धुआं कर मचा दोगे, गर्दा काट दोगे, ये पूरी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए, अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, इस बजट में विकास के लिए 4 इंजनों की पहचान की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंस। अगर पूछे कि जो 25-26 का जो बजट है उसमें कितने विकास के इंजनों की पहचान की गई है, तो 4 विकास के इंजन बनाए गए हैं, कितने 4। चारों विकास के इंजन आपको याद होने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे कौन कौन से। पहला जो इंजन है विकास का वो कौन सा है, कृषि है। दूसरा आपका निवेश है। तीसरा आपका कौन सा, एमएसएमई। और चौथा कौन सा आपका निर्यात, ठीक है। तो 4 बेसिकली विकास के इंजन है, कितने हैं 4। तो एक एक पर बात करेंगे और इसमें जो फैक्चुअल जो जानकारी है वही मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो देखो जो अगर हम बात करें कृषि यानी कि प्रथम इंजन के रूप में, अगर हम कृषि को ले प्रथम इंजन के रूप में, तो इसमें सरकार क्या क्या योजना लेके आएगी। तो देखो पहली जो सरकार योजना लेके आ रही है वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये जो है लेके आ रही है। इसमें क्या करेगी सरकार, तो इसमें बेसिकली जो विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम है यानी कि इसमें जो 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, यानी कि जो विकासशील ऐसे जिले जो जहाँ उत्पादकता कम है उनमें वहाँ उत्पादकता बढ़ाने के लिए और फसल बुआई जो है उसको बढ़ाने के लिए 100 जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है। कितने जिलों को शामिल किया गया है, 100 जिलों को, ठीक है। जो उसका उद्देश्य क्या है, उत्पादन में वृद्धि हो, फसल विविधता अपनाने और फसल कटाई के बाद भंडार बनाने, सिंचाई की सुविधा में सुधार करने, ये सारी चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। और इस कार्यक्रम के तहत सरकार जो है लगभग 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है, ठीक है। इस योजना के तहत जो है लगभग 1.7 करोड़ किसानों को क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, ठीक है। आगे हम बात करें ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, ठीक है। तो ये बेसिकली ये भी एक कार्यक्रम स्टार्ट होगा, ठीक है। ये भी कार्यक्रम स्टार्ट होगा। ये पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा, कितना 100 विकासशील कृषि जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करें दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन स्टार्ट किया गया है, यानी कि जो दाल है हमारे यहाँ, दालों में कैसे आत्मनिर्भरता स्टार्ट करें, दालों का जो आयात हम करते हैं उसको कैसे कम करें, देश में ही कैसे उसका उत्पादन बढ़ाएं, इसको ध्यान में रखते हुए दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें बेसिकली सरकार 3 प्रकार की जो दाल हैं, ये तीनों प्रकार की जो दाल है उनका नाम आपको याद होना चाहिए। कौन सी, तूर हो गई, उड़द हो गई और आपकी मसूर हो गई, ठीक है। तूर, उड़द और आपकी मसूर होगी, ठीक है। इनको आपको ये 3 प्रकार की दालों को लेके इसमें आत्मनिर्भरता मिशन स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और इसमें जो समय है वो कितना है, 6 वर्ष, कितना है 6 वर्ष। जो दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन जो है उसमें 6 वर्ष का जो है समय दिया गया है। और दाल कितनी है, 3, कौन कौन सी है, तूर है, उड़द है और मसूर है, ठीक है। चलिए सब्जियों के लिए, फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें बिहार में मखाना बोर्ड, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि मखाना बोर्ड किस प्रदेश में बनाने का प्रस्ताव किया गया है, तो कहाँ, बिहार में, ठीक है। मखाना का उत्पादन जो है उत्पादन बढ़े, उसका प्रसंस्करण बढ़े और मूल्य संवर्धन
विपणन में सुधार लाने के लिए जो है बिहार में क्या होगा, मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार वाले जो बीज मिशन है उनका कार्यान्वयन किया जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत क्या क्या होगा, अनुसंधान और प्रवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, और इसमें अगर बात करें 100 से अधिक किस्मों के वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना, यानी कि यहाँ जो है बेसिकली बीजों की 100 से अधिक किस्मों को जो है उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं जो कृषि जो बजट के 4 इंजन है बेसिकली, उसमें कृषि एक इंजन है उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कृषि एक जो इंजन है उसको हम पढ़ रहे हैं। आगे बात करें मत्स्य उद्योग, यानी कि जो मछली उत्पादन है, मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार जो है क्या जो है मिशन स्टार्ट कर रही है, तो वो बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर मत्स्य उद्योग की बात करें तो सरकार इसमें बेसिकली समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य जो है 60,000 करोड़ है लगाओ। ठीक है, यहाँ सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने और गहरे समुद्रों में से सतत मछली पकड़ने का बढ़ावा देने के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क लाएगी। ठीक है, यानी कि अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे जो छोटे छोटे द्वीप हैं वहाँ पर कैसे मछली को पकड़ा जाए, कैसे मछली का जो है प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, उसको लेके ये मिशन स्टार्ट किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कपास उत्पादकता मिशन। ठीक है, कपास उत्पादकता मिशन आया है, ये बेसिकली 5 वर्षीय मिशन है। क्या है, 5 वर्षीय मिशन है। अगर कभी पूछे कि दलहन उत्पादकता मिशन कितने वर्ष का है, तो वो 6 वर्ष का है। कपास वाला कितने वर्ष का है, तो कपास वाला बेसिकली 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड जो है यानी केसीसी की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भैया आपके लिए, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपका डायरेक्ट आएगा कि केसीसी की लिमिट कितनी कर दी गई है, तो 5 लाख कर दी गई है। पहले केसीसी की लिमिट कितनी हुआ करती थी, 3 लाख थी। कितनी, 3 लाख। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा जो इंजन है विकास का, दूसरा जो इंजन है एमएसएमई। तो एमएसएमई भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो इंजन है वो है एमएसएमई। ठीक है, पहला इंजन कौन सा था, पहला आपका कृषि था, दूसरा आपका क्या है, एमएसएमई। ठीक है, तो देखो एमएसएमई की अगर बात करें तो जो हमारा टोटल निर्यात है उसमें 45% आपका एमएसएमई का योगदान कितना है, 45%। ठीक है भैया, अब देखो एमएसएमई में हम बात करें तो पहली बार सरकार ने एमएसएमई यानी सूक्ष्म उद्योग को बढ़ाने के लिए जो है 5 लाख तक का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, 5 लाख तक का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि उद्यम पोर्टल पर मिलेगा, और ये बेसिकली सूक्ष्म जो उद्यमी हैं उनको लिए ये किया गया है। ठीक है, और इसकी तरह किया गया है, इसमें एमएसएमई की जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। देखो एमएसएमई की जो परिभाषा है वो 2 तरीके से हम देखेंगे, एक तो टर्नओवर के रूप में, एक निवेश के रूप में, इन दोनों को चेंज कर दिया गया है। तो एमएसएमई आपको जानकारी होगी कि 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, पहला सूक्ष्म उद्योग, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा आपका मध्यम उद्योग। ठीक है, तो अगर हम सूक्ष्म उद्योग की बात करें तो सूक्ष्म उद्योग की जो नई परिभाषा है तो वो बेसिकली 2.5 करोड़, यानी कि सूक्ष्म उद्योग में जो निवेश किया गया है वो 2.5 करोड़ का इसमें निवेश होगा, 2.5 करोड़ का, लघु उद्योग में 25 करोड़ का और मध्यम उद्योग में 125। तो आप निवेश के आधार पर एमएसएमई को देखिएगा, निवेश के आधार पर 2.5, 25, 125 करोड़, 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़। ठीक है, ये निवेश के आधार पर इसकी परिभाषा तय की गई है। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर में 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, यानी कि सूक्ष्म उद्योग 10 करोड़ के अंतर्गत आ जाएगा, लघु उद्योग आपका 100 करोड़ और मध्यम उद्योग जो है वो 500 करोड़ के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह मैं आपको बता चुका हूँ 5 लाख की सीमा वाला एक क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च होगा, और इसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि हम 10 लाख जो है कार्ड जारी करेंगे। ठीक है, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ के अनुदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। तो स्टार्टअप के लिए कितना 10,000 करोड़ जो है दिया गया है। आगे बात करें, इसमें पहली बार, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, पहली बार महिलाओं को, और जिसमें कौन सी कैटेगरी की महिलाएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित 5 लाख के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 5 वर्षों के दौरान लगभग 2 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध होगा। कितने का, 2 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध होगा। और इसमें जो महिलाओं की कैटेगरी है वो कौन सी है, SC ST की महिलाएं। ठीक है,
चलिए, फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम भी इसमें शुरू की गई है। तो चलो इसको छोड़ो, आगे बात करते हैं। हाँ, भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जाएगी, है ना। यानी भारत को वैश्विक लेवल पर जो है खिलौना केंद्र कैसे बनाएं और उसके लिए भी ये यहाँ स्टार्ट होगा, ठीक है। आगे हम बात करें, अगला देखें, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी पीटी एग्जाम है। तो यहाँ कह रहा है वो कि बिहार खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो बिहार में, ठीक है। चलिए, हाँ, आगे बात करें, सरकार मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, यानी कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना सरकार करेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरा जो इंजन है वो है निवेश। कौन सा है, निवेश। तो यहाँ बेसिकली अगर निवेश है तीसरा जो इंजन, उसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो लोगों में निवेश, एक अर्थव्यवस्था में निवेश, और तीसरा आपका नवाचार में निवेश, ठीक है। तो पहली बात करें लोगों में निवेश, इसमें सरकार क्या करेगी, ठीक है। तो लोगों में निवेश के अंतर्गत बात करें, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है, ठीक है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से। आगे बात करें तो अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में लगभग, ये ध्यान रखिएगा, 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। ये भी आप ध्यान रखें। उसका उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के लिए। और हम बात करें भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ये भी आपका अच्छा है कि जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी वो कहाँ कहाँ की जाएगी, तो बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में और सरकारी माध्यमिक स्कूलों में, ठीक है। आगे बात करें तो भारतीय भाषाओं में जो है स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। अभी आपको बताया कि जो किताबें होती हैं वो ज़्यादातर कुछ ही भाषाओं में मिलती हैं, अच्छा है ना। ये अंग्रेजी मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी। यहाँ जो है जो भारत की भाषाएँ हैं 22 भाषाएँ हैं, उन 22 भाषाओं में सभी किताबें मिल सकें, उसके लिए लेके ये मिशन स्टार्ट किया गया है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ठीक है। आगे बात करें, वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा ये, ताकि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी कि ये निर्माण हम कर सकें किसके लिए, मेक फॉर इंडिया यानी कि इंडिया के लिए, और विश्व के लिए हम बना सकें, जो है हम प्रोडक्शन कर सकें। इसके लिए हम 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, आईआईटी में क्षमता का विस्तार करने के लिए क्या किया गया है, तो 23 आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन भी किया जाएगा। आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि बिहार के किस आईआईटी में जो है, भारत के किस आईआईटी में जो है अवसंरचना संबंधी क्षमता को बढ़ाया जाएगा, तो पटना, ठीक है। आगे बात करें, 500 करोड़ के कुल प्रव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित भी किया जाएगा, ठीक है। ये क्यों किया जाएगा, एआई संबंधी, ठीक है। चिकित्सा शिक्षा को विस्तार करते हुए अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में लगभग 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, डॉक्टरों की कमी हो रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। और अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की भी सुविधा प्रदान करेगी, है ना। 3 वर्षों में जो है सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर। पीएम स्वनिधि स्कीम को बैंकों में संवर्धित ऋण जो है 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता विकास की सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। बजट में घोषणा की गई है कि सरकार जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग श्रमिकों की पहचान पत्र बनाने के साथ ई श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन भी करेगी, ठीक है, जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। आगे बात करें अर्थव्यवस्था में, अगर हम निवेश की बात करें तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जो राज्य हैं बेसिकली राज्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 50 वर्ष के लिए, यानी कि जो राज्य सरकार हैं
उनको 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई है। ठीक है, 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो है व्यय की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे हम बात करें तो 100% कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तार करने की घोषणा की गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जल जीवन जो मिशन स्टार्ट किया गया 2019 में, इसका लक्ष्य 2024 तक था, यानी कि उनका ये सरकार का ये लक्ष्य था कि 2024 तक हम जो है संपूर्ण भारत में जो है घर घर हम जल पहुंचा देंगे। लेकिन ये सरकार नहीं कर पाई, तो उसने वो एक्सटेंड कर दिया। भाई इसका लक्ष्य हो गया है 2028 तक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हाँ, आगे बात करें, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन भी स्टार्ट किया गया है कि जो है 2047 तक जो है हम कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास कर सके, अत्यावश्यक रूप से कर सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये परमाणु ऊर्जा मिशन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आगे बात करें, सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधिक वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ की निधि के साथ एक सामुद्रिक विकास निधि स्थापित की जाएगी। ठीक है, सरकार द्वारा 49% तक अंशदान किया जाएगा और शेष राशि पत्रों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंस है। जो बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो बनाने का प्रस्ताव है वो कहाँ पर है, तो ये बेसिकली पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की क्षमता विस्तार के अलावा होगा ये, है ना। ये जो बनेगा ये पटना और बिहटा में जो ग्राउंड फील्ड एयरपोर्ट है उसकी जो क्षमता है उसके अलावा ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। ठीक है, आगे बात करें इसमें तो मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए भी यहाँ जो है लगभग 50,000 हेक्टेयर से अधिक जो भूमि है उसको सिंचाई करने के लिए ये पश्चिमी कोसी नहर जो है परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो पश्चिमी कोसी नहर है जो लगभग मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित करती है, उसके लिए वित्तीय सहायता भी इस बजट में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखो बजट आंकड़ों का खेल होता है भैया, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम एक दो बार हम किसी को पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, आपको घबराने की बात नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। तो कितने पर्यटन स्थल? 50 पर्यटन स्थलों को। ठीक है, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नवाचार में निवेश के लिए इसमें क्या किया गया है, तो पीएम अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना स्टार्ट की गई है। किसके लिए स्टार्ट की गई है? नवाचार के लिए। ठीक है, आगे हम बात करें खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। तो जीन बैंक की स्थापना की जाएगी, क्यों की जाएगी? खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए। ठीक है, आगे बात करें भूस्थानिक अवसंरचना डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन भी शुरू किया जाएगा, है ना। तो राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन क्यों शुरू किया जाएगा? तो भूस्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए। ठीक है, एक ज्ञान भारतम मिशन भी शुरू किया जाएगा। तो ज्ञान भारतम जो मिशन है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपियाँ हैं उनको हम जो है संग्रह करें, उनका क्या करेंगे? संग्रह करेंगे। ठीक है, चलिए अगला इंजन कौन सा है? चौथा इंजन कौन सा है? निर्यात। ठीक है, चौथा इंजन आपका निर्यात। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेडनेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बढ़ाने के लिए। ठीक है, सरकार उद्योग 4.0 से संबंधित अवसरों को लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। चलिए ठीक है, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। ठीक है, हाँ ये आपके लिए महत्वपूर्ण, इसमें ये ध्यान रखिएगा भाई। बीमा क्षेत्र का जो विदेशी जो प्रत्यक्ष निवेश है यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पहले 74% था, यानी कि 74%। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 100% कर दिया है, 100% कर दिया गया बीमा क्षेत्र में। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भैया, ध्यान रखिएगा, ये आप भूलना मत। ठीक है, बाकी हम बात करें तो थोड़ा और देख लो इसमें। हाँ, कैंसर जैसे असाधारण रोगों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट होगी। तो इसमें कितनी जो है जीवन रक्षक औषधियाँ हैं? लगभग 36। कितनी है? 36। ठीक है, चलिए हस्तशिल्पी वस्तुओं की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई है। चलिए बाकी इसमें बजट आपका पूरा हो गया लगभग। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष कर में बहुत अच्छा सुधार किया गया है। लगभग यानी कि अब 12 लाख तक की जो आय है, यानी कि 12 लाख तक कोई और
कमाता है, किसी की जो है वार्षिक आय 12 लाख रुपया है, तो 12 लाख तक जो है आयकर मुक्त की गई है। ठीक है, 12 लाख तक की जो आय है वो आयकर मुक्त की गई है। बहुत बड़ी घोषणा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप कि विभिन्न योजनाओं पर सरकार खर्च करेगी। ठीक है, तो इन योजनाओं पर सरकार कितना खर्च करेगी ये आंकड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से कभी कभी आ जाता है। तो देखो अगर पूछे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस पर सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, तो 2,03,000 करोड़। ठीक है, 2,03,000 करोड़ जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर खर्च करेगी। मनरेगा पर कितना खर्च होगा, तो 86,000 करोड़। जो मनरेगा है उसमें 86,000 करोड़ खर्च होगा। जल जीवन मिशन पर कितना खर्च होगा, 67,000 करोड़। कितना, 67,000 करोड़। और जो PM किसान सम्मान निधि है उस पर लगभग कितना खर्च करेगी सरकार, 63,500 करोड़। कितना, 63,500 करोड़। ठीक है, अगर हम बात करें कि सरकार सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करती है, किन किन विभागों में खर्च करती है, तो आप ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा पैसा सरकार खर्च करती है रक्षा क्षेत्र पर, उसके बाद ग्रामीण विकास, उसके बाद कृषि, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य। तो रक्षा क्षेत्र सरकार का पहली प्रायोरिटी है, जिसमें लगभग 4,91,732 करोड़ रुपया खर्च करेगी। ग्रामीण विकास की बात करें तो 2,66,817 करोड़। कृषि क्षेत्र की बात करें 1,71,437 करोड़। शिक्षा की बात करें 1,28,650 करोड़। स्वास्थ्य की बात करें 98,311 करोड़। ठीक है, चलिए ये आपका बजट हो गया। अब इसी में हम आर्थिक सर्वेक्षण भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आर्थिक सर्वेक्षण भी बहुत आंकड़ों का जाल है, इसमें भी बहुत सारे आंकड़े हैं, तो सारे आंकड़ों को नहीं देखना है, बहुत ही तरीके से जो है जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है उसी को देखना है। ठीक है, तो देखो अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो ये किसने प्रस्तुत किया, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। कब प्रस्तुत किया, 31 जनवरी 2025 को। ठीक है, ये प्रस्तुत किया गया। अगर हम बात करें कि इसको कौन बनाता है, आर्थिक सर्वेक्षण को कौन तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है। और बेसिकली जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है उसके मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा ये प्रस्तुत जो बनाया जाता है। और बेसिकली जो वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक जो सलाहकार हैं वो कौन है, वी अनंत नागेश्वरन। कौन है, वी अनंत नागेश्वरन। अगर कभी पूछा जाए कि भारत में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया, डेट आप ध्यान रखिएगा 1950-51। कब, 1950-51। ठीक है, और देखो पहले ये बजट था, ये बेसिकली पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों एक साथ प्रस्तुत होते थे। ठीक है, लेकिन 1964 के बाद बजट जो है आर्थिक सर्वेक्षण से बाद में प्रस्तुत किया जाने लगा, यानी आगे आर्थिक सर्वेक्षण उसके बाद बजट। तो जो 1964 तक जो है एक साथ जो है प्रस्तुत हुए, और 1964 के बाद ये दोनों अलग अलग प्रस्तुत हुए। ठीक है, अब देखो यहाँ बात करें तो देखो अगर हम बात करें जो है बजट में राजकोषीय घाटे की बात करें तो इसका अनुमान कितना लगाया गया था, तो देखो अगर हम 23-24 का अनुमान की बात करें, GDP में जो है राजकोषीय घाटे की बात करें 23-24 का, तो वो कितना था, 5.6। कितना, 5.6। ठीक है, और वर्तमान में आपको बता ही चुका हूँ कि जो है 4.8। मैंने अभी आपको बजट बढ़ाया था उसमें आपको बताया था। ठीक है, अगर हम GDP वृद्धि की बात करें, GDP वृद्धि, तो GDP वृद्धि दर कितनी होने वाली है, तो 23-24 की जो GDP वृद्धि दर थी वो 8.2% थी। 24-25 की बात करें तो 6.4 थी, और 25-26 की बात करें तो ये 6.3 से लेके 6.8 तक रहने की अनुमान है। ठीक है, 25-26, तो 24-25 का आंकड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण है, 6.4, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत का जो स्थान है विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सा है, तो वैश्विक सेवा निर्यात में बात करें तो भारत 7वें स्थान पर है। ठीक है, सीमेंट उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है, पहले पर कौन सा है, चीन है। ठीक है, और हम बात करें विदेशी मुद्रा भंडार में तो वो 4थे स्थान पर भारत, कितने पर है, 4थे स्थान पर है विदेशी मुद्रा भंडार में। रेलवे नेटवर्क में बात करें तो 4थे स्थान पर है। वस्त्र और परिधान के निर्यात में बात करें 6ठा,
दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से बात करें तीसरा, ठीक है। थोड़ा और भी इसमें कुछ आंकड़े वो आप देख लीजिएगा। अगर इसमें विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें कि 2024 दिसंबर तक यानी कि जनवरी 2025 तक लगभग विदेशी मुद्रा भंडार कितना था रहा भारत के पास, तो 634.6 बिलियन डॉलर, है ना, बिलियन डॉलर, ठीक है। चलिए कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। देखो यहाँ मैंने आपको बताया था कि 2025 में भारत की वास्तविक जो सकल घरेलू उत्पादन है जीडीपी वृद्धि दर कितना होने का अनुमान है, तो 6.4। आप ध्यान रखिए, रट के जाइएगा कि वर्तमान 2025 में जीडीपी वृद्धि दर जो है कितना होगी या कितना होने की संभावना है, तो 6.4, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो जनवरी 2025 को घटकर 634.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो हमें जो आंकड़ा अभी ध्यान रखना है वर्तमान का, वो क्या है, 634.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.38 की वृद्धि होने की उम्मीद है, और औद्योगिक क्षेत्र में जो है 6.2% की वृद्धि होने की जो संभावना है, और सेवा क्षेत्र जो है सबसे तेज गति से जो बढ़ेगा वो सेवा क्षेत्र बढ़ेगा, कितना, 7.2% की वृद्धि, ठीक है। सेवा क्षेत्र आपका सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। आगे हम बात करें, थोड़ा और देख लेते हैं इसमें आंकड़ा। तो देखो यहाँ अगर हम बात करें तो भारत ने दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, यानी कि भारत जो है चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश हो गया है। तो 3 कौन कौन से हैं वो ध्यान रखिएगा। तो पहले नंबर पर आपका चीन है, दूसरे पर जापान है, तीसरे पर आपका स्विट्जरलैंड है, और चौथे पर जो है आपका कौन है, विदेशी मुद्रा भंडार में चौथे पर कौन है, आपका भारत है, ठीक है। अगर आपसे पूछिए कि IMF के अनुसार भारत जो के लिए वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत की जो है मुद्रास्फीति होगी, तो 4.4 की, और 2026 में कितने की होगी, 4.1 की, ठीक है। ये किसके अनुसार है, ये IMF के अनुसार है, ठीक है। और यहाँ और भी है, यहाँ ये बात कही गई है कि भारत को और विकसित भारत बनना है और यानी वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो लगभग कितनी वृद्धि दर चाहिए, तो 8% की वृद्धि दर चाहिए, कितनी, 8% की, ठीक है। आगे बात करते हैं, खनन मंत्रालय ने भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए 33 महत्वपूर्ण खनिजों का विश्लेषण किया है, कितने, 33। भारत 75% लिथियम आयन बैटरी जो है चीन से मंगाता है, यानी कि हम 75% जो आयन बैटरी है वो हम कहाँ से मंगाते हैं, लिथियम बैटरी चीन से, ठीक है। भारतीय रेलवे ने 2029-30 तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य रखा है, कितना, 30। आगे हम बात करें तो भारत में कुल 63.4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क, कितना, 63.4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, ठीक है। आगे बात करें, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य 4 उन्नत औद्योगिक शहर बनाना है। इसमें 4 औद्योगिक जो शहर हैं उनका नाम आप याद रखिएगा। तो एक शहर आपका गुजरात में जिसका नाम है धौलेरा, दूसरा आपका महाराष्ट्र में जिसका नाम है सेंद्राविडकिन, एक आपका उत्तर प्रदेश में, तीसरा ग्रेटर नोएडा, और चौथा आपका मध्य प्रदेश में है विक्रम उद्योगपुरी। यहाँ ध्यान रखिएगा बिहार का कोई भी शहर इसमें नहीं है, ठीक है। अगर हम भारत की ऊर्जा की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है भारत की, यानी नवीकरणीय ऊर्जा जो भारत की कुल क्षमता कितनी हो गई है, तो 47%। 47% जो है भारत की कुल ऊर्जा जो है ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान हो गया, कितना, 47%। चलिए आगे हम बात करें, अगर हम उद्योग सेक्टर की बात करें, विनिर्माण सेक्टर की, तो वैश्विक हिस्सेदारी भारत की कितनी है, 2.8%, जब चीन की कितनी है, 28.8%। यानी कि आप समझ सकते हैं कि चीन हमसे कितना आगे है, ठीक है। अगर हम सीमेंट उत्पादक की बात करें तो भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और चीन दुनिया का पहला सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो भारत ने इसमें बहुत ही कमाल की जो है ग्रोथ की है। आयात पर जो है अपनी निर्भरता भारत ने लगभग कम कर दी है। 99% जो फ़ोन है वो घरेलू स्तर पर यहीं बनाए जा रहे हैं, भारत में बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भारत का बहुत बड़ा जो है रिकॉर्ड है। MSME को विस्तार की क्षमता के साथ इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ के साथ आत्मनिर्भर भारत को शुरू किया है।
क्या किया है, 50,000 करोड़ का आत्मनिर्भर भारत कोष। ठीक है। अगर 4 राज्यों की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, जो इसमें 43% GSVA का लगभग 43% हिस्सा भारत के 4 राज्य रखते हैं, जिसमें अपना कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है भैया। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण में और बात कर लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र की अगर बात करें, सकल मूल्य वर्धन में भारत के सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है, तो 55% है। टोटल कितना है, 55%। ठीक है। कृषि सेक्टर की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि सेक्टर का कितना योगदान है, 16% आपका योगदान है। आंकड़ा ध्यान रखिएगा, कृषि सेक्टर का GDP में 16% जो है योगदान है। ठीक है। और आबादी का कितनी % आबादी का भर करती है कृषि, तो लगभग 46.1%। कितनी, 46.1% जो आबादी है वो कृषि से भरपूर अपना करती है। ठीक है। सरकार ने ई-नाम योजना शुरू की है। सरकार ने ई-नाम योजना शुरू की है। ठीक है। ये पहल आवश्यक हार्डवेयर के लिए कृषि उपज बाजार समिति मंडी को 75 लाख रुपए की मुफ्त सॉफ्टवेयर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ई-नाम योजना। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक सरकार ने जो है जलवायु और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भू नीर पोर्टल जो है स्टार्ट किया है, भू नीर पोर्टल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भूजल संसाधनों के प्रबंधनों को ध्यान में रखते हुए तथा भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता, स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण पोर्टल का जो है गठन किया है। ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों का सबसे ज़्यादा योगदान, यानी कि हम जो ऊर्जा है, विद्युत है, वो हम सबसे ज़्यादा और सबसे कम, यानी कि हम कहाँ कहाँ से ऊर्जा जनरेट करते हैं, बनाते हैं। तो अभी भी भारत में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है हम कोयला से बनाते हैं, यानी कोयला जलाकर बनाते हैं। कितनी, 46.20%। 46.20% जो ऊर्जा है वो हम कोयला से बनाते हैं। सौर ऊर्जा यानी कि जो है सौर से हम जो है 20.60, और पवन ऊर्जा से आपका 10.50, हाइड्रो से 10.30 और गैस से 5.40। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है कोयला से और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। सरकार ने एक मिशन लाइफ जो है स्टार्ट किया है। ठीक है, मिशन लाइफ। तो इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, 2022 से 2028 तक पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए विश्व स्तर पर 1 बिलियन लोगों को संगठित करना। ठीक है, तो ये बेसिकली मिशन लाइफ जो है बनाया गया है, जिसमें आपके 80% गांव और शहरी क्षेत्र जो है पर्यावरण के अनुकूल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सरकार का जो व्यय है शिक्षा पर वो बढ़कर कितना हो गया है, 2025 में 9.2 लाख करोड़ हो गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो लगभग जो है 6.1 लाख करोड़ हो गया है कितने का, स्वास्थ्य पर। थोड़ा एक आंकड़ा और देख लीजिए, 1 जनवरी 2025 तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें जो है 49% महिलाएं। ठीक है, 49% महिलाएं। ठीक है, ये आप आंकड़ा ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है। तो अगर कभी पूछे कि ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किस सरकार ने लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड सरकार ने। क्यों किया गया है, 4 धाम के जो तीर्थ यात्री जाते हैं उनके स्वास्थ्य मापदंड को निगरानी करना, उनकी हेल्प करना। ठीक है, उसके लिए ये स्टार्ट किया गया है। आगे अगर बात करें इसमें तो चलिए, तो लगभग जो है मैंने इस वीडियो में आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पूरा करा दिया। ठीक है भैया, अब बजट और आर्थिक सर्वेक्षण मैंने आपको पूरा करा दिया। आगे वाली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको एडिटोरियल करंट अफेयर्स के दूसरे और भी जो टॉपिक हैं उनको मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो का लाभ लेना चाहते हैं तो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इसी वीडियो से आपको प्रश्न आपका बन जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी पूरी गारंटी आपको देता हूँ। आपको बस मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, बार बार सुनना है, बार बार याद करना है, रटना है, डाटा को केवल रटना है, रटने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, चलिए अगर आपको लगे तो वीडियो को जो है शेयर भी कर सकते हैं
और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।